नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का शुभारंभ। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा, G20 के सफल आयोजन से बढ़ा देश का गौरव। चंद्रयान 3 की सफलता में देशवासियों के संकल्प की शक्ति। पीएम ने कहा, आज भारत ने विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में संसद भवन के गौरवशाली इतिहास को किया याद। कहा, इसी सदन में लिए गए जीएसटी, 1 रैंक 1 पेंशन और गरीबों के लिए आरक्षण जैसे ऐतिहासिक फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति के महत्व को किया रेखांकित। कहा, संसदीय इतिहास में महिलाओं ने बढ़ाई संसद की गरिमा। संसद पर आतंकी हमले को याद करते हुए पीएम ने कहा, हमला किसी इमारत पर नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी हमारी जीवित आत्मा पर था यह हमला। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है। 75 साल की यात्रा नए मुकाम से हो रही आरंभ। पीएम ने कहा, पुरानी बुराइयों को छोड़कर उत्तम अच्छाइयों के साथ नए सदन में करें प्रवेश। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने नई संसद को बताया नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत। कहा, नई संसद भवन का निर्माण पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला। और भारत ने कोलंबो में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। 6 विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। और आज संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का शुभारंभ हुआ। विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सही है कि पुराने संसद भवन के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन इस भवन के निर्माण में परिश्रम और पैसा देशवासियों का लगा था। इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। और प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का यह पुराना भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यह भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का स्वर्णिम युग है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा।
और संसद के विशेष सत्र और प्रधानमंत्री के संसद में इस विशेष सत्र के दौरान संबोधन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेष मेहमान रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले अगर आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री के इस अभिभाषण का आकलन करें, कैसे करेंगे, किस तरह से देखते हैं इस पूरे अभिभाषण को? प्रधानमंत्री जी का आज का जो भाषण रहा है वो पूरी तरह से पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके एक सचमुच में राष्ट्र के मुखिया का अभिभाषण था जी। और जो भी उन्होंने ये 75 साल के हमारे इस यात्रा पर वर्तमान जो संसद जहां ये हो रहा है उसकी जो भूमिका रही है बहुत ही सधे हुई है और बहुत सीमित शब्दों में इस उपलब्धि के लिए जो भी हमारे खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, उन्होंने देश के पंडित नेहरू से लेकर के आज तक जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सबकी भूमिका, जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं उन सबका साथ और सहयोग, उनकी भूमिका और पूरे देशवासियों की भूमिका, पूरे देशवासियों की, उन्होंने इसको पूरे देश के राष्ट्र के सभी लोगों को समर्पित किया और कोई भी अछूता नहीं रहा। और इस संसद के बनने में जब इसका निर्माण हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के ही लोगों ने, हम ही ने अपनी मेहनत से इसे बनाया, अपने पैसे से इसे बनाया, सब कुछ भारत के लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन था। और 75 साल की ये यात्रा में जो भी उपलब्धि हुई है, एक पहले सेशन से लेकर के आज चंद्रयान के आने तक और आज इस सेशन के होने तक चंद्रयान की यात्रा, सब कुछ सारा कल यशोभूमि जो बनी है, सबको उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास जी। जो देश में पूरे दुनिया में भारत आज विश्व मित्र के रूप में उभर रहा है, उसके लिए उन्होंने सबका धन्यवाद किया और सबका आभार व्यक्त किया जी। इस पूरे भाषण में मोदी हमेशा उन्होंने खुद को पीछे रखा, बाकी पूरे देश को आगे रखा और सबका नमन किया। ये जिसको हम कहते हैं ना कि सबका प्रयास, सबका सहयोग, सबका साथ जी। और एक जो होता है कि मैं सबसे पीछे खड़ा हूं, सब लोगों को उन्होंने सबका धन्यवाद किया और सबके सहयोग की भूल भूल प्रशंसा की। तो जो थोड़ी बहुत आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी भविष्य में छोड़िए, लेकिन आज मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उन्होंने बहुत ही, उनके भाषण की जितनी तारीफ की जाए कम है। और ये मौका था, उन्होंने दिल जीता है, जनता का दिल जीता है और आज उन्होंने साबित किया है कि वो एक सेवक के रूप में है। जो भी उपलब्धि है वो सबके प्रयास और सबका सहयोग उसमें शामिल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, राजनीति सेवा के लिए है और प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते रहे हैं। और आपने जिस तरह से कहा कि इसमें कहीं भी उन्होंने राजनीति की बात नहीं की, बल्कि देशवासियों का आगे रखा। आपने जो चंद्रयान 3 की चर्चा की, आइए एक बार सुन लेते हैं रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा चंद्रयान 3 को लेकर। उन्होंने कहा चंद्रयान 3 की सफलता से पूरा भारत गौरवान्वित है और भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है वो देश और दुनिया को प्रभावित कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की सफलता देश के 140 करोड़ नागरिकों की सफलता है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति या पार्टी की सफलता नहीं है। हम सभी के लिए ये जश्न मनाने का विषय है। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है। और हमारे साथ रामकृपाल जी जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, आपने सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने, चाहे वो चंद्रयान 3 की सफलता की बात हो या G20 के सफल आयोजन की बात हो, सारा श्रेय उन्होंने देशवासियों को दिया और कहा कि कोई दल इसकी सफलता ले, कोई व्यक्ति इसकी सफलता ले, ये इसका श्रेय ले, ये ठीक नहीं होगा। तो एक ना कहीं जबकि आप देखते हैं राजनीति में श्रेय लेने की होड़ रहती है, तो अगर इसको देखा जाए कि कहीं ना कहीं पूरी राजनीति का विमर्श बदलने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने, एक नई लीक, एक नई राह चली है। जब हम अमृतकाल के भारत की बात करते हैं, 75 वर्ष के संसदीय इतिहास को याद करते हैं, ऐसे समय में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक जो मोदी जी को विपक्ष बार बार क्रिटिसाइज करता है कि वे सब कुछ अपने सफलता का श्रेय खुद लेते हैं, आज जो उसका बिल्कुल विपरीत जो उन्होंने कहा, मैं उससे केवल एक पंक्ति कह रहा हूं कि मैं दे दूं और न लूं कुछ, केवल उत्सर्ग झलकता है। आज उन्होंने उत्सर्ग का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण दिया है। और निखिल जी, मैं कहीं भूल न जाऊं, जब मैं जिक्र कर रहा था कि इस संसद में जहां आज ये हो रहा है, जितने प्रधानमंत्री यहां बैठे, जितने अध्यक्ष लोकसभा के या विधानसभा राज्यसभा के जो सभापति रहे, सबका जिक्र करते हुए अंत में मोदी जी उनको नहीं भूले। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यहाँ सफाई की है, तमाम हुए कर्मचारी जो हमारे लिए, हम कभी रात भर सेशन चला तो वो जागते रहे, हमें वो तमाम सुविधाएं देते रहे, हमें खाना समय पर मिलता रहा, हम उनके आभारी हैं। यानी उन्होंने एक, जिसको मैं कहता हूं, जब भी मोदी को मौका मिलता है, वो डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की प्रतिष्ठा का हमेशा उन्हें ध्यान रहता है। उनका भी आभार जताया और उनका भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन। उन्होंने कहा कि इस देश की प्रगति में, इस देश में जो कुछ उपलब्धि है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अक्सर ये होता है कि हम बड़े बड़े नामों को याद करते हुए उन तमाम अनाम व्यक्तियों को भूल जाते हैं जो उसकी नींव में जिनका श्रम लगा रहता है। लेकिन मोदी जी ने हर मौके पर, चाहे वो कुंभ हो, कुंभ में जिस तरह सफाई कर्मचारियों के पैर धुले थे, नई संसद बनी, श्रम योगी नाम दिया, उन्होंने उनके साथ बैठे, फोटो खिंचाई, उनकी सुख दुख जाना। तो आज संसद का, मैं ये 75 साल का कंट्रीब्यूशन का जिक्र करते हुए, उन्होंने शुरुआत भी वहीं से की और अंत भी वहीं से किया। निर्माण जिन्होंने किया था, जिनके श्रम पर बना, जिनके पैसे पर बना, पहले श्रम की बात आई, फिर पैसे की बात आई, और आज भी उन्होंने कहा वो तमाम कर्मचारी नीचे, यहाँ इवन सफाई कर्मचारी तक को उन्होंने अपना नमन, उनको सलाम किया, उनका आभार व्यक्त किया। तो ये जो एक बड़ी महानता है, और सारे सबको दूसरों को उपलब्धि दे डाली, अपने को कहीं पीछे रखा। तो ये बहुत बड़ी उनका मैसेज है। उनकी पर्सनालिटी में ये है नहीं कि क्रेडिट मैं लूं। जब भी मौका मिलता है तो वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों की उपलब्धि है ये,
उस 140 करोड़ में वो पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं, उनके लोग भी आते हैं, वोटर भी आता है, सब लोग आते हैं, कोई अछूता नहीं रहता है। जी बिल्कुल। और एक अच्छे नेता की, एक मजे हुए राजनेता की और एक उदार हृदय राजनेता की यही पहचान होती है रामकृपाल जी, की वो उपलब्धियों का श्रेय तो अपने साथियों को देता है, दूसरों को देता है, और कहता है कि अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और प्रधानमंत्री ने सामने से इसको, जिसको कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने सामने से दिखाया है। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आगे इस पर थोड़ा सा एक और हम बात प्रधानमंत्री की आपको सुना दे रामकृपाल जी, और अपने दर्शकों को भी, कि भारत इस बात के लिए गर्व करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बना। भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी, शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। तो इस पर भी श्रेय प्रधानमंत्री ने देश को दिया। रामकृपाल जी, आपने सुना कि किस तरह से अफ्रीकन यूनियन को जब G20 में शामिल किया गया, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, और ये भी जोड़ा कि जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो दुनिया को साथ जोड़ने की बात करते हैं। आज भारत विश्व मित्र होकर के उभरा है। किस तरह से देखते हैं इस विश्व मित्र की पहचान की, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा, कैसे आप इसको रेखांकित करेंगे? देखिए, भारत में बहुत सारे लोग एक शब्द का प्रयोग करते थे कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी और औसत आदमी भी विश्व गुरु जी। लेकिन मोदी जी की विनम्रता देखिए, एक चीज हमेशा उन्होंने किया है, जब भी मौका मिलता है तो कहते हैं कि ये गुरु और शासक, इसमें एक तरह का अभिमान होता है, उससे नीचे उतरो। और जब भी मौका मिलता है, जैसे उन्होंने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूं, ऐसे जब भी उनको लगा तो वो गुरु की जगह वो कहे मित्र। देखिए कितनी बड़ी छिपी हुई एक मैसेज है, उनके हर शब्द में एक मैसेज रहता है जी, कि उपलब्धि अगर कोई हासिल होती है तो विनम्र हो जाओ। और हमारा जब लक्ष्य है, जब हमने अपने दरवाजे पर लिखा है विश्व बंधुत्व जी, वसुधैव कुटुंबकम, तो जब हम वसुधा को कुटुंब मानते हैं तो जैसे परिवार का मुखिया जो होता है ना, वो सबसे पीछे रह करके सबको आगे बढ़ाता है, और यही उसकी विशेषता है। जो मैंने अभी कहा था कि मैं दे दूं और न लूं कुछ जी, हम किसी को इसलिए नहीं बुलाते। बहुत सारे लोग उस समय ये बात कर रहे थे कि हमको क्या मिला। मैंने कहा कि हम किसी से कुछ छीनने के लिए या पाने के लिए हम नहीं बुलाए हैं जी। हम भारत हमेशा देता रहा है जी, हम किसी को देने के लिए कुछ बुलाए हैं। और जब मोदी जी कहते हैं युद्ध नहीं ये बुद्ध का जमाना है जी, तो समझिए पूरी दुनिया को शांति का वो संदेश देते हैं, वो मार्ग दिखाते हैं कि जिसके लिए दुनिया आज यही सोच रही है कि किस तरह से हमने बड़ी प्रगति कर ली, लेकिन किस तरह से शांति और भाईचारा इस धरती पर आए। दुनिया परेशान है, इसलिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कही, मैंने जिस दिन ये G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हुई, उसी दिन मैंने एक जगह ये बात कही थी कि सबसे बड़ा इस विश्व में सबसे बड़ा एक निर्णय हुआ है जो G20 के लिए भी याद रखा जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां, भारत की ही नहीं दुनिया की आने वाली पीढ़ियां, आज इसका मूल्यांकन सही नहीं हो पाएगा, लेकिन कभी वो याद रखेंगी कि 51 देश जी, जो बिल्कुल विकासशील यानी पिछड़े जिनको माना जाता है, 51 देश भारत के नेतृत्व में उनको G20 में शामिल किया गया। जैसा मोदी जी कह रहे थे कि जब अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष इतने इमोशनल हो गए थे कि वो कह रहे थे कि मैं तो सोच ही नहीं सकता हूं कि कैसे इसका एहसास
और सारी चीज बयां करूं। जी। तो आप ये सोचिए, अभी हमको बड़ी छोटी सी घटना लगती है, लेकिन कल्पना कीजिए कि इस दुनिया में जी जो दुनिया आज कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के इतनी परेशान है, वहां 51 देश किसी साझा और दुनिया के एक ऐसे संगठन में शामिल हो रहे हैं जो पूरी दुनिया की 85% वेल्थ जी। का मालिक, जी। वो गुट, जी। उसमें आज वो शामिल हुए। आप देखिए वो चीजें, उनकी एम्पावरमेंट को देखिए, उनके दिल को देखिए। जी तो जी। ये जो है उनका स्वाभिमान कितना बड़ा होगा। जी तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। G20 की और भी उपलब्धियां जी। हैं। हमने बिना किसी विवाद के साइन करा लिया, जी 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 जी। एग्रीमेंट पास हुआ, हमने कॉरिडोर की बात कर ली। लेकिन मैं कहूंगा कि जी। सबसे बड़ा काम ये हुआ, मोदी जी ने जी इंडोनेशिया में जो वादा किया था कि हम इस पर काम करेंगे, जी, वो उन्होंने और करके दिखाया। उन्होंने पूरा किया। जी, वो उन्होंने करके दिखाया। मुझे बताया जा रहा है बार बार कि आपको कहीं जाना है, लेकिन चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल चाह रहा हूं कि उसका भी जवाब आप संक्षेप में चाहे तो देते हुए जाएं कि दरअसल जब इस विशेष सत्र की बात हो रही है, संविधान सभा से लेकर अब तक 75 वर्ष का जो संसदीय इतिहास है, इसकी चर्चा कितनी समीचीन, कितनी प्रासंगिक, कितनी जरूरी आप समझते हैं? नहीं, देखिए बहुत जरूरी है। अब आप यूं समझिए कि एक ऐसे ही मौके आते हैं जब आज हमारे देश में 60% पॉपुलेशन वो है जी जो 18 से समझिए 40 के बीच की है। जी। अब आप सोच सकते हैं कि वो हमारी आबादी, वो हमारे युवा अभी हाल फिलहाल में उनको अतीत के ऐसे मौकों पर बताना चाहिए कि हम आज जहां खड़े हैं वहां किसका किसका योगदान रहा है और कैसे कैसे हम कितनी कठिनाइयों को पार करके आ जाए हैं। जिस दिन हम आजाद हुए थे, यही विकसित पश्चिम के लोग क्या कहते थे कि भारत में तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और आज वही देश देख रहे हैं कि भारत कैसे महामारी से, कोविड से निपट गया। भारत कैसे आज अभी कल ही दुनिया का एक सबसे बड़ा सभागार, दुनिया के सबसे बड़े सभागारों में से एक खड़ा कर रहा है। G20 किस तरह से किया है, ये बिल्कुल अभी आने वाले 15 दिन 20 दिन की घटनाएं हैं। दुनिया चकित है। हमने चंद्रयान पर उस जगह पहुंचे जहां पर मनुष्य का कोई भी अब तक नहीं पहुंचा है, मानव जाति का। हम वहां पहुंच गए, तिरंगा पॉइंट हमारा हुआ, वो शिव पॉइंट वहां हुआ। तो आप देखिए शिव शक्ति पॉइंट, तो कितनी उपलब्धियां हुई हैं। आज इस भारत को दुनिया सलाम कर रही है। जी, निश्चित तौर पर इस भारत को दुनिया सलाम कर रही है और इस यात्रा का विश्लेषण करना निश्चित तौर पर ज़रूरी है। जब हम पुराने से नए की तरफ जाते हैं तो इसका विश्लेषण करना, इसके बारे में बात करना, पुराने से प्रेरित होना और आधुनिकता की तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी इस पूरी चर्चा के लिए और अपना कीमती वक्त अपने व्यस्त समय से निकाल कर हमारे लिए देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी बनाने का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर आइए वैज्ञानिक सामर्थ्य के इस शंखनाद को चंद्रयान महाक्विज में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। mygov.in पर जाएं, चंद्रयान 3 से जुड़े 10 सवालों के जवाब दें और 1 लाख तक के पुरस्कार जीतें। चंद्रयान महाक्विज, खेले, जीते, गर्व करें। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है,
कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और विशेष सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने पिछले 75 वर्षों की संसदीय यात्रा के बारे में चर्चा की और तमाम जो उपलब्धियां रही है इस संसद की उसके बारे में प्रधानमंत्री ने चर्चा की। पीएम ने कहा कि प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी सदन की गरिमा को बढ़ाया है। प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा हिसाब लगाता था, करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था, यह हमला किसी इमारत पर नहीं बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की जननी हमारी जीवित आत्मा पर यह हमला था। लोकतंत्र का ये सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर और हर सभापति ने सुचारू रूप से सदन को चलाया है। अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है। और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए, वो निर्णय मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें 2 हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है। हर एक ने अपनी अपनी शैली रही है, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर के नियमों कानूनों के बंधन में इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदय को भी आज वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा संसद भवन परिसर से मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या कुछ ताज़ा जानकारी देंगे, क्या विशेष जानकारी देंगे? संसद का विशेष सत्र चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जब संसद का विशेष सत्र चल रहा है और दोनों सदनों में हम देख रहे हैं कि संविधान सभा से लेकर जो अब तक संसदीय यात्रा रही है, जो अनुभव रहे हैं, जो सीख रही हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, उस पर चर्चा हो रही है। और सबसे पहले लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं, लोकसभा में
जो सदन के नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सबसे पहले संबोधन में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। राज्यसभा में भी ये चर्चा हुई, बहुत सारी जो मुख्य बातें हैं उस पर चर्चा हो ही रही थी। निश्चित तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो देश की उपलब्धियां हैं, जो संसद की उपलब्धियां हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी का योगदान नहीं है, बल्कि सभी का योगदान है। सभी की सामूहिक उपलब्धियां हैं, सामूहिक प्रयास का नतीजा है कि आज देश इस मुकाम पर खड़ा है, सफलता पर खड़ा है। इस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं ऋषि कुमार, उनसे पूछेंगे। ऋषि, प्रधानमंत्री के संबोधन से कौन सी बड़ी बात सबसे आपको समझ में आती है जो आज प्रधानमंत्री ने मुख्य तौर पर कही? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री के संबोधन को हम देखें तो चाहे वो संसद की शुरुआत से पहले उन्होंने जो कहा और सदन के अंदर, दोनों ही जगह पर प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया है कि देश ज़्यादा महान है और हम सब इस देश को आगे ले जाने में जो अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं वो निभा रहे हैं और पहले भी निभाई गई हैं। तो कुल मिलाकर जो सामूहिकता का जो भाव है वो इस पूरी के पूरे वक्तव्य में, उनकी स्पीच में झलकता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि एक संकल्पना भी दिखाई देती है कि कैसे भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने के जो प्रयास शुरू हो चुके हैं और हम अब पूरी दुनिया के सामने अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और कर रहे हैं, उसी दिशा में जब हम नई पहल के रूप में आज़ादी के जो 75 वर्ष पूरे होने के बाद अब हम एक नई संसद की ओर बढ़ेंगे, तो एक नई सोच, नई उमंग और नए संकल्प के साथ कि एक भारत, सशक्त भारत का जो संकल्प है वो भी उनके भाषणों में दिखता है। ऋषि, इसमें एक पूछना चाहूंगा कि राज्यसभा में क्या चर्चा की शुरुआत एक तरह से सबसे पहले कौन बोला और किस तरह से चर्चा आगे बढ़ रही, थोड़ा सा वो बताएं। देखिए, जहाँ तक राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सबसे पहले तो सभापति ने एक तो अब तक देश में जो G20 हो या फिर जो हमारे चंद्रयान की सफलता हो उसका उन्होंने जिक्र किया और इसका सभी लोगों ने स्वागत किया। लेकिन इसके बाद जो चर्चा शुरू हुई वो चर्चा नेता सदन पीयूष गोयल के द्वारा शुरू की गई और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुए। निश्चित तौर से पीयूष गोयल ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा और जो देश के इतिहास में जो संसद की भूमिका है, संसद का जो मुख्य काम है, उसका उन्होंने जिक्र किया और कई ऐसे महत्वपूर्ण कानून आज़ादी के बाद जो हाल ही में बने हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया, चाहे वो जो संविधान का अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की बात हो या फिर GST के लागू करने की बात हो। बहुत महत्वपूर्ण बात आप ऋषि जी कर रहे हैं। और यही निखिल, देखिए एक बात और ऋषि कुमार से जानना चाहेंगे आपके जरिए, शैलेंद्र आपके जरिए एक बात और जानना चाहेंगे, आप जवाब दें या ऋषि कुमार इसका जवाब दें, किस तरह से जो विपक्ष है वो किस तरह से इसको परसीव कर रहा है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस चर्चा में शामिल है। तो ये कहा जा रहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर ये चर्चा को स्थान दिया गया है, क्या विपक्ष भी उसी तरह की भूमिका निभा रहा है इसमें? बिल्कुल उसी पर मैं आ रहा था कि देखिए खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की और संसदीय लोकतंत्र की कि हम देखें जब ये चर्चा शुरू हुई सबसे पहले दोनों सदनों में नेता सदन बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में और राज्यसभा में पीयूष गोयल जो नेता सदन है, और उसके ठीक बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में और सबसे बड़े दल के नेता अधीर रंजन चौधरी वो लोकसभा में बोले। तो जो एक सामूहिकता की बात है, तो क्या जो प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, जो तमाम विपक्षी नेता हैं, वो भी इतनी जो महत्वपूर्ण चर्चा है उसमें उत्साह से भागीदारी ले रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष सबकी भूमिका है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, ये राज्यसभा में जैसे कि सभापति ने भी कहा कि लंबे समय के बाद एक ऐसा माहौल देखने को मिला, खासतौर से जब सदन में वक्तव्य रखते समय अगर ठहाके लगाए जा रहे हों और एक दूसरे को उसमें चेयर किया जा रहा हो और उनकी बातों को एक मजाक के लहजे में ही सही, लेकिन ये जो माहौल कह सकते हैं, माहौल है, ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से हमारा जो लोकतंत्र है, और चाहे वो नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से कहा कि आज़ादी के बाद हमने जो अपना संविधान बनाया और संविधान सभा ने जो लंबे समय तक चर्चा करने के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो लगा हमको वक्त संसद को अपना संविधान बनाने में, और उसमें जो चर्चाएं हुई सेंट्रल हॉल में, इन सब का जिक्र किया। और नेता पीयूष गोयल ने जो बातें रखी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर ये जो सदन बना है और इसमें जो भूमिकाएं हैं, खासतौर से
सभी की है, बराबर की भूमिकाएं हैं और एक मुल्क को राष्ट्र बनाने में जो संसद की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, बात जी। आपने कही ऋषि। निखिल, ऐसी बात को मैं बताना चाहूंगा आगे। प्रधानमंत्री ने जब आज संबोधन दे रहे थे इस बात को रेखांकित किया, अटल जी की वो बात बताई, तमाम जो भाषण हम जानते हैं कि ऐतिहासिक भाषण इस पुरानी संसद में हुए, कहा कि राजनीतिक दल आते जाते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, ये देश रहेगा। तो संसदीय लोकतंत्र में भारत में यही मूल भावना है कि हमारा देश इस भावना को मजबूत होना प्रधानमंत्री चाहिए। नरेंद्र मोदी सबके आगे प्रयास लेकर और के इस जा बात को रहे हैं, प्रधानमंत्री ये ने आज भी अपने उन्होंने साफ संबोधन में तौर पर रेखांकित अपने किया। अभिभाषण में परिलक्षित किया। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आपका भी और ऋषि का भी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र में अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि सदन से विदाई लेना बेहद भावुक पल है, लेकिन जब हम इस सदन को छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा मन बहुत सारी भावनाओं और अनेक यादों से भरा हुआ है। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो संसद की स्मृतियां हैं वो हम सब की साझी है, ये विरासत हम सब की साझी है, इसलिए गौरव भी इसका हम सबका साझा है। फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। खबरें मिड डे प्राइम में ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में। और संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सत्र छोटा जरूर है लेकिन समय के हिसाब से यह बहुत बड़ा है। ये सही है कि सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। और इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 की अध्यक्षता के लिए देश को बधाई दी। माननीय सदस्यगण, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी है भरी। इस आयोजन की सफलता ने प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर देश की नेतृत्व की क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को
आम जनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करता हूं। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे विश्व के लिए समावेशी है। G20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक और जन केंद्रित रही है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय परिवर्तनकारी हैं और ये आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में सहायक होंगे। और संसद के विशेष सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का संयुक्त फोटोग्राफ कल यानी 19 सितंबर को सुबह 9:30 बजे होगा। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का संयुक्त ग्रुप फोटोग्राफ, राज्यसभा सदस्यों के ग्रुप फोटोग्राफ और 7वीं लोकसभा के सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ मंगलवार 19 सितंबर 2023 को 9:30 बजे संसद भवन के प्रांगण नंबर 1, द्वार संख्या 1, सेंट्रल हॉल के बीच में किया जाएगा। अतः मैं आपसे अनुरोध है कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए 19 सितंबर 2023 को पूर्वाह्न 9:15 पर उपस्थित स्थल पर पहुंचे, ऐसा मेरा आग्रह है। और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने देश को किसी भी राजनीतिक दल और संस्था से ऊपर बताया। उन्होंने कहा कि देश जानता है कि इमरजेंसी में लोकतंत्र पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब इमरजेंसी आई थी और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के कई सारे प्रावधान रोक दिए गए थे, उन पे अंकुश लगा दिया गया था, तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया गया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत वेकअप कॉल था पूरे देश के लिए। कई सारे हमने इसमें से सबक सीखे और आगे चल के जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको भी फिर पुनः बदला गया। 44th अमेंडमेंट 1978 में आने से 1978 में जो फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकारों के ऊपर जो अंकुश लगा था, उसको पुनः एक बार स्थापित किया गया। और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। साथ ही उनके नेतृत्व में देश को नई संसद मिली है। समय समय पे कई सारे और बदलाव 2014 से 2022 तक लाए गए हैं, जिससे आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ईज ऑफ लिविंग को हमने अपनी प्राथमिकता बनाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, ये भी अपने आप में देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है, हम सब के लिए गर्व की बात। ये हम सबका सदन। ऐसे ही पिछले 2 महीनों में भारत मंडपम, जो पुराना प्रगति मैदान था, और एक द्वारका में स्थित नया यशो भूमि, 2 और बड़े सेंटर्स का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये दोनों नए भारत के प्रतीक के रूप में देश को आगे लेके जाएंगे। और संसद के विशेष सत्र की शुरुआत आज हुई। 22 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में पहले दिन को छोड़कर बाकी दिन की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। गणेश चतुर्थी के दिन यानी 19 सितंबर को नए भवन में कार्यवाही की शुरुआत होगी। इसी साल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। अब संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू होने के साथ ये पुरानी इमारत का स्थान ले लेगी, जिसमें अब कई खामियां आ चुकी हैं। पुराने संसद भवन को एक स्थायी संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और पुरानी इमारत में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 550 और 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। इसकी तुलना में नए भवन में लोकसभा में 888 सांसदों
और राज्यसभा में 384 सदस्यों को समायोजित करने की क्षमता होगी। दरअसल वर्तमान भवन को द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने के लिए कभी भी डिजाइन भी नहीं किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित लोकसभा सीटों की संख्या 545 से कभी नहीं बदली। हालांकि 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर स्थिरता केवल 2026 तक ही है। बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है। दूसरी पंक्ति से परे कोई डेस्क नहीं है। आवाजाही के लिए सीमित स्थान होने के कारण यह सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा जोखिम है। नया संसद भवन इन सारी जो कमियां हैं उनको दूर करेगा। अपने आप में विस्तार है, उसमें बड़ी जगह है और आधुनिक है। लेकिन ये जो विशेष सत्र आयोजित किया गया है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि विशेष सत्र आखिर होता क्या है। भारतीय संविधान में संसद के विशेष सत्र शब्द का दरअसल कोई जिक्र नहीं है। हालांकि सरकारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष सत्र को अनुच्छेद 85 की धारा 1 के प्रावधानों के अनुसार बुलाया जाता है। अनुच्छेद 85 की धारा 1 के तहत बाकी सत्र भी बुलाए जाते हैं। पीठासीन अधिकारी विशेष सत्र के दौरान कार्यवाही को सीमित कर सकते हैं और प्रश्नकाल जैसी प्रक्रियाओं को छोड़ा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर देश के राष्ट्रपति को संसद का विशेष सत्र बुलाने का अधिकार है। सत्र बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है और सांसदों को राष्ट्रपति के नाम पर बुलाया जाता है। केंद्र सरकार ने इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति से संसद का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश की और मंजूरी भी ले ली। और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पीएम मोदी के संबोधन का स्वागत किया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 का हटना, जीएसटी का लागू होना बहुत से पुराने लोगों का आते जाते यहीं से उन्होंने देखा होगा। यहां से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही नया संसद आने वाले समय में देश के लिए गौरव का कारण बनेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और जीवन का नियम है, बदलाव उस जीवन का ही हिस्सा है। और उस बदलाव में जैसे जैसे समय बदलता है, इमारतें भी बदलती हैं, लोग भी बदलते हैं। और इस पुरानी बिल्डिंग का बहुत पुराना इतिहास है और इस तमाम इतिहास के अंदर हम सब के बहुत सारे संस्मरण जुड़े हुए हैं। जो भी लोग इस संसद भवन में आए गए, और हम तो इस भवन में बच्चों की तरीके से आए थे पहले, और उसके बाद यहाँ से जब ये दूसरे भवन में जा रहे हैं तो सांसद के रूप में जा रहे हैं। और 370 का हटना यहीं देखा, जीएसटी का लागू होना यहीं देखा, बहुत सारे पुराने लोगों को आते जाते यहाँ से देखा। तो बहुत सारी यहाँ पर मेमोरीज और यादगारें जुड़ी रहेंगी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और मिड डे प्राइम में अब बात ताजा खबर की। और इसरो ने आदित्य L1 मिशन के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जानकारी दी है। इसरो ने बताया है कि आदित्य L1 ने वैज्ञानिक डेटा को एकत्र करना शुरू कर दिया है। स्टेप्स उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सुपर थर्मल और ऊर्जावान आयनों और इलेक्ट्रॉनों को मापना भी शुरू कर दिया है। इस डेटा से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कणों में व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। इसरो की ओर से जारी किए गए चित्र किसी एक इकाई द्वारा एकत्र किए गए ऊर्जावान कण वातावरण में भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। तो आदित्य L1 ने अपना
काम की शुरुआत कर दी है। और अब तेलंगाना कांग्रेस द्वारा सोनिया गांधी को भारत माता के तौर पर दिखाए जाने की तीखी आलोचना हो रही है। दरअसल कांग्रेस ने हैदराबाद में अपनी एक रैली के दौरान जनसभा स्थल से बाहर एक बड़ा होर्डिंग लगाया जिसमें सोनिया गांधी को भारत माता के तौर पर दर्शाया गया। कांग्रेस की इस हरकत पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। भाजपा ने इसे भारत माता का अपमान बताते हुए कांग्रेस की आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस को भारत का अपमान करने की आदत सी हो गई है। Once again, the Congress party has insulted Bharat Mata. The same Congress party whose leader says that Bharat Mata ki jai is against party discipline, Aradhana Mishra, has now put out hoardings comparing and depicting Sonia Gandhi ji as Bharat Mata. They will not say Bharat Mata ki jai. B.D. Kalla says that says Sonia Mata ki jai. Now Sonia Gandhi is herself shown as Bharat Mata. In the past, we have seen Congress and its leaders say Indira is India. This shows the mindset of the Congress. और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शांति निकेतन के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि। उन सभी लोगों को भी बधाई जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के संदेश को जीवित रखा है। और शिक्षा मंत्रालय ने भी शांति निकेतन को यूनेस्को में के विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की है। एक्स पर संदेश में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए आभार, जिसके कारण शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज से 19 सितंबर तक रायपुर में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय की सलाहकार चांदनी रैना और HM ट्रेजरी ब्रिटेन की मुख्य आर्थिक सलाहकार सैम बेकेट करेंगी। इस बैठक में G20 सदस्य राष्ट्रों की और आमंत्रित देशों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 65 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस बैठक के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक जन भागीदारी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन पर पैनल चर्चा सहित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, G20 जागरूकता कार्यक्रम, पेंटिंग और नारा लेखन प्रतियोगिता शामिल है। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कोकरनाग के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है, जहां 13 सितंबर को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शिमला में शुरू होगा। इसमें 7 बैठकें होंगी। यह सत्र 25 तारीख तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में प्राकृतिक आपदा पर चर्चा होगी। अगर सदन सहमत हुआ तो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। और गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण भरूच समेत गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग द्वारा आज मूसलाधार बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और खबर राजस्थान से, जहां के सिरोही में लौटते मानसून ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दर्शाया है। भारी बारिश के कारण माउंट आबू की नदियां और पहाड़ियों से बहने वाले झरने तेज उफान पर हैं। जहां एक तरफ तेज बारिश के चलते स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर्यटक भी काफी परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज दक्षिण पूर्व राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया है। और रक्षा मंत्रालय ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इन बैलिस्टिक मिसाइलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला हाल ही में
रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय के शामिल होने से सेना की युद्ध लड़ने की क्षमता और अधिक मारक हो जाएगी। ये मिसाइल सशस्त्र बलों को वास्तविक युद्ध क्षेत्रों में दुश्मन के ठिकानों और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हमला करने की क्षमता देगी। प्रलय भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। आज हरतालिका तीज है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और पूजा अर्चना की। तो आज हरतालिका तीज है, तो कल से गणेश चतुर्थी की 10 दिनों के उत्सव की शुरुआत है। गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच वाराणसी में गणेश चतुर्थी से पहले पंडालों में स्थापित होने वाली मूर्तियों को मूर्तिकार अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। लोगों में गणेश चतुर्थी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।